गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का एजुकेटर संदीप श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का जेबी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? आप लोगों का परिवार कैसा है? जल्दी जल्दी एक बार कमेंट करके मेरे को बताइएगा। और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, ये ब्लड सीरीज की हमारी तीसरी क्लास है, जहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं डे बाई डे रात को 8 बजे अपने जेबी क्लासेज यूट्यूब चैनल के ऊपर हरियाणा के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। तो एक बार सारे के सारे बच्चे सेशन को शेयर करके आइएगा, लाइक करके आइएगा। और जिन भी बच्चों को अभी तक जेबी क्लासेस यूट्यूब चैनल के ऊपर अपना ज़बरदस्त 8 बजे का ये सेशन स्टार्ट हो चुका है नहीं पता है, उन बच्चों तक भी मेरे बच्चों ये मैसेज पहुंचाइएगा। बिल्कुल, रेखा फोगाट, संदीप नैन, अजीत सोलंकी, दिव्या ज्योति, जितने भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं सभी को नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग, सभी को जय हिंद। और कल जिन भी लड़कियों का एग्जाम है जेबी क्लासेस की तरफ से सभी लड़कियों को एग्जाम की शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, गुड लक। आप बहुत अच्छा एग्जाम करके आएँ और अब की बार आप अपने सपनों को पूरा करें, जो आपका सपना है खाकी वर्दी लेने का। ठीक है, वीएस बाकर, मनदीप सिंह, जितने भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं एक बार सेशन को शेयर जरूर करके आएँ, लाइक जरूर करके आएँ। और मेरे प्यारे बच्चों, ज़्यादा ना समय लेते हुए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आज का, वो है कि राज्य में पक्की सड़कों का न्यूनतम घनत्व कौन से जिले में है। पक्की सड़कों को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेटालिक रोड बोलते हैं, है ना। मेटालिक रोड का जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो कौन से जिले में सबसे कम है? घनत्व कहाँ कम होगा? जहाँ एरिया ज़्यादा होगा सड़कें कम होंगी बच्चों, वहीं पर घनत्व क्या आएगा? कम आएगा। जहाँ एरिया कम है, सड़कें ज़्यादा बिछी हुई है, वहाँ पर सड़क घनत्व क्या आएगा? ज़्यादा आएगा। सड़क घनत्व कम आप बताइएगा, मैं सड़क घनत्व ज़्यादा आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे बच्चों, हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा जो सड़क घनत्व वाला जिला है, सबसे ज़्यादा सड़क घनत्व वाला जो जिला है मेरे बच्चों, वो कौन सा है? सर, वो अंबाला है। मेरे बच्चों, ये अंबाला जो है जिला हमारा, ये हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा नगरों वाला जिला भी है। अपने हरियाणा के अंदर नगरों की संख्या कितनी है? सर, हरियाणा के अंदर नगरों की संख्या 154 है, 154 है। तो सबसे ज़्यादा नगरों वाला जिला भी कौन सा होगा? अंबाला होगा। तो 22 जिलों के अंदर कुल 154 नगर हैं हरियाणा के अंदर मेरे बच्चों। ठीक है, और यहीं पर सबसे ज़्यादा क्या होगी? सड़क घनत्व होगा, या हम बोलेंगे मेटालिक रोड डेंसिटी होगी। सबसे कम कहाँ है? सबसे कम है हरियाणा के दिल में। और हरियाणा का दिल मेरे प्यारे बच्चों कौन होगा? जींद होगा। हरियाणा का दिल किसे कहा जाता है? सर, जींद को कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। घनत्व आपका जनसंख्या में भी पूछा जाता है। मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा जनघनत्व कहाँ का है? जनघनत्व का मतलब, जन का मतलब जनता यानी कि लोग। प्यारे बच्चों, छोटे से एरिया पे ज्यादा से ज्यादा लोग कहाँ भरे हुए हैं? फरीदाबाद के अंदर एरिया सबसे कम है, फरीदाबाद का 741.9 वर्ग किलोमीटर। और फरीदाबाद के अंदर 2011 की जनगणना के ऊपर हम बात करें तो 18 लाख की पॉपुलेशन इस छोटी सी धरती के ऊपर प्यारे बच्चों दर्ज की गई थी। तो यहाँ का पॉपुलेशन जो डेंसिटी होगी वो ज़्यादा होगी। और फरीदाबाद का जनसंख्या घनत्व है मेरे बच्चों 24 लिख के 24 का उल्टा कर देना 42 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कई किताबों में आपको 2298 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर लिखा हुआ नजर आएगा, जो कि मेरे बच्चों गलत रहेगा। एक्यूरेट जो आंकड़ा है फरीदाबाद का जनसंख्या घनत्व का, वो 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे कम की हम बात करें तो सबसे कम जनघनत्व भी आपको एग्जाम में पढ़ के जाना है, और सबसे कम जनघनत्व है मेरे बच्चों 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर सिरसा का, क्योंकि सिरसा के पास एरिया ज़्यादा है और एरिया को देखते हुए सिरसा की पॉपुलेशन कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरे बच्चों, वो है कि किस प्रकार की मिट्टी को हरियाणा में रोसली भी कहा जाता है? दोमट मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी, हल्की दोमट मिट्टी, मोटी दोमट मिट्टी। जल्दी से क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दीजिएगा। किस प्रकार की मिट्टी को हरियाणा में रोसली भी कहा जाता है? तो मिट्टी से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बच्चों। तो कौन सी मिट्टी को रोसली कहा जाता है? जितने भी बच्चे हैं जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। सर, बलुई दोमट मिट्टी को कहा जाता है। चलेगा, देखिए मैं आपका ये डाउट क्लियर कर देता हूँ।
मेरे बच्चों हरियाणा में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है सर? 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। उन 6 प्रकार की मिट्टी में एक मिट्टी है हल्की मिट्टी। कौन सी मिट्टी? हल्की मिट्टी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। यदि हम इस हल्की मिट्टी के बारे में बात करें तो ये हल्की मिट्टी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। अपेक्षाकृत बलुई मिट्टी, और मेरे प्यारे बच्चों दूसरा इसका टाइप है बलुई दोमट मिट्टी। बलुई दोमट मिट्टी, ठीक है। ये जो अपेक्षाकृत बलुई मिट्टी होती है मेरे बच्चों, इसी को रोसली मिट्टी कहा जाता है, जो आपके हिसार, भिवानी और गुरुग्राम जिलों के अंदर पाई जाती है। तो हिसार, गुरुग्राम, भिवानी जिलों में पाई जाने वाली अपेक्षाकृत बलुई मिट्टी को ही हम क्या बोलेंगे? रोसली बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का फिर करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर जिसके आगे बलुई आया है, तो ऑप्शन जो बी होगा मेरे बच्चों, वो क्वेश्चन का क्या होगा सर? करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन जो बी होगा वो हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा मेरे बच्चों? करेक्ट आंसर होगा। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करें तो मिट्टियों में एक दो और आपको ध्यान रखना है। एक मिट्टी आएगी गिरिपादीय मिट्टी। इस गिरिपादीय मिट्टी से भी अच्छे क्वेश्चन तैयार होते हैं हमारे। ये बच्चों गिरिपादीय मिट्टी जो है, इसको ध्यान रखना है कि कालका व नारायणगढ़ के अंदर इस मिट्टी को घर कहा जाता है। कालका व नारायणगढ़ के अंदर इस गिरिपादीय मिट्टी को क्या बोलेंगे सर? घर बोलेंगे। और जगाधरी के अंदर मेरे बच्चों इसे क्या कहा जाता है? कंदी कहा जाता है। जगाधरी में क्या कहा जाता है सर? कंदी कहा जाता है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सरदार बागल सिंह की विधवा राम कौर की मृत्यु तथा उसकी रियासत चंडोली पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार कब हो गया था? 1840, 1842, 1844, 1846 ईस्वी। आंसर दीजिएगा मेरे बच्चों जल्दी जल्दी। सरदार बागल सिंह की विधवा राम कौर की मृत्यु और उसकी रियासत चंडोली पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार कब हो गया था? कब हो गया था? तो मेरे बच्चों क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा सर? क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो 1844 होगा। ऑप्शन सी क्वेश्चन का सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन है ब्राह्मण समाचार का प्रकाशन कहाँ से किया गया? ठीक है, पिछला जो क्वेश्चन है इसके ऑप्शन ही मेरे प्यारे बच्चों गलत दे रखे हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ब्राह्मण समाचार का प्रकाशन कहाँ से किया गया? ऑप्शन ए फरीदाबाद, ऑप्शन बी रोहतक, ऑप्शन सी हिसार, ऑप्शन डी जगाधरी। जल्दी से आंसर दीजिएगा। ब्राह्मण समाचार का प्रकाशन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। जब हम समाचारों की बात करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बनता है। और ये ब्राह्मण समाचार जो है ये जगाधरी यमुनानगर से निकाला जाता था। ऑप्शन डी क्वेश्चन का यहाँ क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। जगाधरी, जगाधरी किसके लिए प्रसिद्ध है सर? जगाधरी पित्तल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? पित्तल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। और जगाधरी किसके लिए प्रसिद्ध है सर? यहाँ पर रेल वर्कशॉप है। उस रेल वर्कशॉप का पूरा नाम क्या है मेरे बच्चों? सर रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप है। रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप है, जिसकी स्थापना आपसे पेपर में पूछी गई थी कलरक के पेपर में, और आपको पता होना चाहिए इसकी स्थापना 1952 में की गई मेरे बच्चों। जगाधरी के अंदर और क्या है? जगाधरी के अंदर सर यमुनानगर घुसा हुआ है। और जगाधरी के अंदर यमुनानगर जब इतना घुसा हुआ है तो मेरे बच्चों दोनों के दोनों शहर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और जुड़े होने के कारण इसे हम क्या बोल देते हैं सर? जुड़वा नगरी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? जुड़वा नगरी। बच्चों इसी जुड़वा को इंग्लिश में मैं लिख दूं ट्विन सिटी, तो ट्विन सिटी बोलते ही तुम्हें कहाँ पहुँच जाना है सर? ट्विन सिटी बोलते ही हमें जगाधरी से अम्बाड़ा पहुँच जाना है, क्योंकि इंग्लिश में ट्विन सिटी बोलते ही आंसर हमारा क्या होगा? अम्बाड़ा होगा। क्या होगा? अम्बाड़ा होगा, ठीक है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पश्चिमी विक्षोभों के कारण हरियाणा में किस ऋतु में वर्षा होती है? मेरे बच्चों पश्चिमी विक्षोभ, इसे इंग्लिश में बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। क्या बोलते हैं? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं, ठीक है। आपने भारत का मानचित्र तो देखा होगा, नहीं देखा है तो अब देख लीजिएगा। ऐसा अपना भारत मेरे बच्चों दिखता है।
ऐसा भारत दिखता है, इससे तो सुंदर दिखता है, बस समझ लीजिएगा मेरे बच्चों। यहाँ पर एक खाड़ी है, कौन सी खाड़ी है ये? सरफारस की खाड़ी है। अब गर्मियों में जो हमारे वर्षा होती है हरियाणा के अंदर मेरे बच्चों, उसमें तो मानसून का रोल होता है, और वो मानसून जो गर्मियों में वर्षा करता है उसे हम बोलते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून। कौन सा मानसून? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। लेकिन जो हमारे यहाँ सर्दियों के अंदर जाड़े के दिनों में वर्षा होती है उसमें मानसून का कोई भी रोल नहीं होता, उसमें रोल होता है इस फारस की खाड़ी का। इस फारस की खाड़ी से बच्चों तेज गति की ठंडी पवनें आती हैं। फारस की खाड़ी उल्टे हाथ वाली दिशा में पड़ती है, तो उल्टे हाथ वाली दिशा कौन सी होगी? पश्चिम होगी। कौन सी होगी? पश्चिम होगी। और मेरे बच्चों ये जो हवाएं पश्चिम दिशा से चल के पूर्व की ओर आएंगी, तेज गति की ठंडी पवनें, इन्हीं को हम क्या बोलेंगे? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलेंगे, पश्चिमी विक्षोभ बोलेंगे। कौन सी विक्षोभ? पश्चिमी विक्षोभ। और तेज गति की ये ठंडी पवनें होती हैं मेरे बच्चों, इन्हें कहा जाता है जेट स्ट्रीम पवनें। कौन सी स्ट्रीम पवनें? जेट स्ट्रीम पवनें। और ये इतनी तेज गति की होती हैं कि इनको हराने के लिए हमने फाइटर प्लेन बनाए, और उन फाइटर प्लेन का नाम ही क्या रख दिया? जेट फाइटर प्लेन। मेरे बच्चों उन लड़ाकू यानों का नाम जेट फाइटर प्लेन क्यों रखा? क्योंकि वो कौन सी पवनों को हराते हैं? जेट स्ट्रीम पवनों के साथ फाइट करते हैं। ये जेट स्ट्रीम पवनें मेरे बच्चों फारस की खाड़ी से पश्चिम से चलकर पूर्व की ओर आती हैं। जब पश्चिम से चल के पूर्व की ओर तेज गति की ठंडी पवनें आती हैं तो इस उत्तर भारत वाले इलाके के अंदर मेरे बच्चों ठंड ऑलरेडी सर्दियों के अंदर हो चुकी होती है ना। ठंड ज्यादा होने के कारण इन हवाओं को जब प्यारे बच्चों यहाँ पर ठंड मिलेगी तो प्यारे बच्चों यहाँ पर इन हवाओं के साथ कंडेंसेशन हो जाएगा, और इन हवाओं के अंदर जितना भी मॉइस्चर था वो सारा का सारा मॉइस्चर मेरे प्यारे बच्चों वर्षा के रूप में नीचे आएगा। और ये जो सर्दियों के अंदर वर्षा होगी, इन सर्दियों के अंदर वर्षा में योगदान होगा कौन सी पवनों का? इन पवनों का। और सर्दियों के अंदर जब इन पवनों के कारण वर्षा होती है मेरे बच्चों, अपने हरियाणा और राजस्थान के जो लोग हैं वो इन वर्षा को मावठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मावठ बोलते हैं। तो सर्दियों के अंदर पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम पवनों से होने वाली वर्षा को हरियाणा और राजस्थान में किस नाम से पुकारा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? सरमावठ के नाम से पुकारा जाता है। तो मैंने आपको बता दिया, तो कौन सी ऋतु के अंदर होगी ये वर्षा? सरशीत ऋतु के अंदर होगी, शीत ऋतु के अंदर। शरद ऋतु कौन सी होती है? शरद ऋतु पतझड़ वाली ऋतु होती है ना, बिल्कुल। गुग्गा नवमी यानी कि जब गुग्गा होता है, गुग्गा तो समझते होंगे, बिल्कुल सर, बांस के एक टुकड़े के चारों ओर बहुत सारे कपड़े लपेटकर गांव के अंदर डेरू के साथ जिसे घुमाया जाता है उसी को गुग्गा बोलते हैं मेरे बच्चों। गुग्गा के अगले दिन जन्म ले लेता है कौन? जाडा, जिसे हम बोलते हैं सर्दी। और गुग्गा होता है भादवे के महीने में यानी कि सितंबर के महीने में, जो अब चल रहा है। तो अब धीरे धीरे आपने देखा होगा कि टेम्परेचर में गिरावट होनी शुरू हो चुकी है। तो मेरे बच्चों ये शरद ऋतु स्टार्ट हो चुकी है। कौन सी ऋतु? शरद ऋतु स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। यहां तक बातें समझ में आई? जल्दी से एक बार कमेंट करो, और यदि बातें समझ में आ गई हैं सेशन को एक बार शेयर करके आएंगे, लाइक करके आएंगे मेरे बच्चों। ठीक है, चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? अब ये पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय आया है तो इसके बारे में सारी की सारी बातें ही मैं आप लोगों को बता देता हूँ मेरे बच्चों। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय को पहले लाहौर हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता था, क्योंकि आज़ादी से पहले जो पूरा पंजाब होता था इसकी राजधानी लाहौर हुआ करती थी, और लाहौर के अंदर ही हमारा हाई कोर्ट हुआ करता था, तो इसे लाहौर हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता था मेरे बच्चों। इस लाहौर हाई कोर्ट का जो गठन हुआ था वो GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया GOI एक्ट 1915 के तहत हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915 के तहत मेरे प्यारे बच्चों 1919 के अंदर लाहौर हाई कोर्ट की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। और इसी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर वर्ष 1920 के अंदर हम बात करें तो 1920 के अंदर मेरे प्यारे बच्चों सादीलाल नाम के एक व्यक्ति जो रेवाड़ी से संबंध रखा करते थे, सादीलाल नाम के एक व्यक्ति जो रेवाड़ी से संबंध रखा करते थे बच्चों, इसके अंदर प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। तो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर प्रथम भारतीय चीफ जस्टिस कौन हुआ? सादीलाल हुआ। और ये सादीलाल मेरे बच्चों कहाँ का था? रेवाड़ी का था। बहुत कम बच्चे जानते हैं कि ये सादीलाल वो आदमी था जिसने भगत सिंह के खिलाफ गवाही भी दी थी। तो प्यारे बच्चों ये गद्दार भी था। ठीक है, भगत सिंह के खिलाफ गवाही देने वालों में सादीलाल का भी नाम लिया जाता है। और जब प्यारे बच्चों ये बात इनके गाँव वालों को पता चली तो सादीलाल की जब मृत्यु हुई थी तो प्यारे बच्चों
किसी भी गांव के दुकानदार ने इनके शरीर के ऊपर उड़ाने के लिए कफन तक नहीं दिया था, तो सादीलाल के बेटों ने वो कफन दिल्ली से प्यारे बच्चों लाने का काम किया था। तो ये सादीलाल गद्दार भी हुआ है, गद्दार के साथ साथ प्यारे बच्चों इसके पास ये उपलब्धि भी है कि ये प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश भी हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें 15 अगस्त 1947 की, हम स्वतंत्र हो जाते हैं। और स्वतंत्रता के बाद मेरे प्यारे बच्चों जब लाहौर चला जाता है पाकिस्तान के हिस्से, तो स्वतंत्रता के बाद इसका नाम रखा जाता है पंजाब हाई कोर्ट। कौन सा हाई कोर्ट सर? पंजाब हाई कोर्ट इसका नाम रखा जाता है मेरे बच्चों। ठीक है, बिल्कुल बच्चों, ये पंजाब हाई कोर्ट स्वतंत्रता के बाद लाहौर से कहाँ ले जाया जाता है सर? ये शिमला ले जाया जाता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश भी आज़ादी के बाद मेरे बच्चों पंजाब का ही हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, शिमला ले जाने के बाद हम बात करें 1955 की, 1955 में मेरे प्यारे बच्चों इसका जो ट्रांसफ़र है वो शिमला से कर दिया जाता है सर चंडीगढ़। शिमला से कहाँ मेरे बच्चों? सर चंडीगढ़ इसका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। बच्चों जब ट्रांसफ़र किया गया था उस समय इसके चीफ जो जस्टिस थे, मुख्य न्यायाधीश थे, वो अमरनाथ भंडारी थे। कौन थे मेरे बच्चों? सर मुख्य न्यायाधीश जो थे वो अमरनाथ भंडारी थे, अमरनाथ भंडारी थे। ठीक है मेरे बच्चों, अमरनाथ के नाम के आगे अमर आया तो अमर का मतलब कभी नहीं मरेगा, कभी नहीं मरेगा मतलब है मेरे बच्चों यहाँ पर सबसे लंबे कार्यकाल से। तो हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के अंदर सबसे लंबे कार्यकाल वाले चीफ जस्टिस कौन हुए? जिनके नाम के आगे आया सर अमर। तो मेरे प्यारे बच्चों हम बात करें सबसे कम कार्यकाल वाले कौन हुए? सर देवी सिंह तेवतिया, देवी सिंह तेवतिया। ऑप्शन सी क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अरे गुडिया अब भी कलर चेंज कर लूँ? ब्लैक कलर ले रखा है, बहुत अच्छे से दिख रहा है गुडिया। आप थोड़ी सी इसकी क्वालिटी बढ़ाओ गुडिया। ठीक है, क्वालिटी बढ़ाओ आप। पढ़ाई के अंदर तुम कंजूस मत बनो। ठीक है, जब तुम पंजाबी गाने सुनते हो, जब तुम नए नए हरियाणवी गाने सुनते हो तो प्यारे बच्चों फुल एचडी करके देखते हो, मज़ा ही नहीं आता बिना फुल एचडी, तो है ना। जब तुम पढ़ाई करते हो तो सोचते हो कि 144 पे ही काम चल जाए, है ना मेरे बच्चों। ये पढ़ाई वो है जो आपको आपका भविष्य देने वाली है। ये पंजाबी गाने तो जिसके लिए तुम सुन रहे हो उनका भविष्य ये दे रही है। ठीक है, तुम दूसरे के भविष्य के लिए तो इतना अच्छी क्वालिटी में चीज़ों को देखते हो, और जब खुद के भविष्य की बात आती है तो तुम इसको 144 पे करते हो। तो देखिएगा कैसा कलयुग आ चुका है, हम खुद का ही सुधार नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसको 360 पे या उससे ऊपर लेके चलो गुड़िया। ठीक है, ऑप्शन सी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ये जो वीर रामास्वामी है मेरे बच्चों, वीर स्वामी रामास्वामी, ये ऐसे चीफ जस्टिस हुए जिनके ऊपर कौन सा प्रोसेस लगाया गया था? महाभियोग। महाभियोग की प्रक्रिया अपने संविधान के अंदर सबसे कठिन प्रक्रिया है। राष्ट्रपति को हटाना हो बच्चों, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटाना हो, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटाना हो, तो कौन सा प्रोसेस अपनाया जाएगा? महाभियोग प्रक्रिया अपनाई जाती है। और ये महाभियोग मेरे बच्चों अपने हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के सिर्फ एक ही चीफ जस्टिस के ऊपर लाया गया, लेकिन ये पूरा नहीं हो पाया। वो कौन थे? वीर स्वामी रामास्वामी, वीर स्वामी रामास्वामी। ठीक है सर, कितने जज होते हैं मेरे बच्चों? जज होते हैं 68। हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के अंदर मैक्सिमम जज कितने होंगे? 68 होंगे, ध्यान रखना। 68 होंगे मेरे बच्चों। ठीक है, किताबों में मत जाना, किताबें पता नहीं 85 बताएगी, कोई 84 बताएगी, कोई 52 बताएगी। बच्चों एक्यूरेट आंकड़े पे जाना, 68 होंगे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ऐतिहासिक स्थल भगवानपुरा जो कुरुक्षेत्र में है, इसका उत्खनन कौन से साल हुआ था? 1979-82, 1975-76, 1980-83, 1981-84। बताइएगा जल्दी से। अजय यादव, ये तो संख्या घटती बढ़ती रहती है, ध्यान रखेंगे ना। मैंने मैक्सिमम जज बताए हैं मेरे भाई। क्या बताए हैं? मैंने तो मैक्सिमम जज बताए हैं। मैंने ये थोड़ी बोला है कि आज कितने हैं, मैंने बोला है कितने हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं ना। 38 स्थायी होंगे, 30 प्यारे बच्चों अस्थायी होंगे, टोटल 68 होंगे। वैसे तो तुमने आज 55 देखा है, हो सकता है 2 महीने के बाद ये 53 हो जाएंगे, 57 हो जाएंगे, 49 हो जाएंगे, घटते बढ़ते रहते हैं ना। तो मैक्सिमम पे क्वेश्चन पूछेगा आपसे।
बिल्कुल 1975-76 के अंदर बच्चों भगवानपुरा नामक इस पुरा स्थल की खुदाई का काम शुरू किया गया था। और हम बात करें तो इसकी खुदाई किसने की थी? सर जीपी जोशी। किसने? सर जीपी जोशी के द्वारा इसकी खुदाई की गई थी मेरे बच्चों। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के किस भाग में ग्रीष्म काल में लू नामक गर्म शुष्क हवाएं चलती हैं? लू तो जानते होंगे कब चलती है, ये गर्मियों में चलती है। कौन से क्षेत्र में चलती है? जो राजस्थान के साथ लगता क्षेत्र है मेरे बच्चों। ये लू लड़कियां तो बहुत अच्छे से जानती होंगी। गर्मियों के अंदर जब ये लू चलती हैं तो बिल्कुल प्यारे बच्चों आंख आंख दिखती है इनकी, बाकी सारा का सारा प्यारे बच्चों शरीर ढका रहता है, पता नहीं चलता कौन है। ठीक है, बिल्कुल गर्मियों में डाकू की जैसी लगती हैं ये। ठीक है, बिल्कुल मेरे बच्चों ये लू जो है ये ग्रीष्म काल में हरियाणा के अंदर जो शुष्क हवाएं चलती हैं ये कौन से इलाके में चलेंगी? राजस्थान के ज्यादातर भाग लगता है अपना दक्षिण व दक्षिण पश्चिमी भाग। ऑप्शन सी क्या होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। मेरे बच्चों गर्मियों में हमारा जो औसत तापमान होता है वो कितना होता है? सर 35 डिग्री सेल्सियस होता है। सबसे ज्यादा जो गर्म होता है वो कौन होता है मेरे बच्चों? हिसार होता है। ठीक है, जिला जरूर गर्म है, आदमी बहुत ठंडे हैं बच्चों, बहुत प्यारे प्यारे आदमी हिसार के अंदर है। तो सबसे ज्यादा गर्म कौन होगा? सर हिसार होगा। ठीक है, चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अनंत नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो सारी की सारी लड़कियां बताइएगा ये आभूषण आप कौन से अंग पर पहनते हो? बाजू के ऊपरी भाग पर, पाँव में, अनामिक अंगुली में या कलाई में? मेरे बच्चों बताइएगा जल्दी से क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे बच्चों। अनंत नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? अरे लड़कियों को भी नहीं पता, फिर लड़कों को कहाँ पता चलेगा आभूषणों का? बाकी आजकल के आभूषण दे देते हैं, है ना। बिल्कुल बाजू के ऊपरी भाग पर। ठीक है बच्चों, इसे हम क्या बोलते हैं? टाड भी तो बोलते होंगे ना, टाड, ध्यान रखेंगे ना। ठीक है, तो बिश्नोई समाज की महिलाएं जो यहाँ बाजू पे धारण करती है बच्चों सोने का आभूषण, उसे टाड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाड, या हम क्या बोल सकते हैं? बाजू के ऊपरी भाग पर। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, छोड़ो इसको, अगले क्वेश्चन पे आओ। मुगल काल में इस प्रदेश में जनपदों का स्थान किसने लिया था? गणसंघ ने, गण व्यवस्था ने, खापों ने, पंचायत ने? दीजिएगा बच्चों जल्दी से आंसर। मुगल काल में इस प्रदेश में जनपदों का स्थान किसने लिया था? गणसंघ ने, गण व्यवस्था ने, खापों ने या पंचायत ने? तो आपको पता होना चाहिए कि जनपदों का स्थान ले लिया था मेरे बच्चों खापों ने। ऑप्शन जो सी होगा वो क्वेश्चन का क्या होगा? सर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा। अंकिता मोर भी क्लास में आ चुकी है, बहुत अच्छे। गहरे लाल रंग के ओढ़ने को क्या कहा जाता है बच्चों? डिमाच, छामा, कंग, चुंदड़ी? बताओ गहरे लाल रंग के ओढ़ने को क्या कहा जाता है? बताइएगा जल्दी किसे। मेरे बच्चों गहरे लाल रंग के ओढ़ने को हम बोलेंगे डिमाच। क्या बोलेंगे? डिमाच। ठीक है, और ये जो डिमाच दिया जाता है ये दिया जाता है मेरे प्यारे बच्चों विवाह के अवसर पर। तो विवाह के अवसर पर गहरे लाल रंग का रेशमी ओढ़ना जो दिया जाता है उसे हम क्या बोलेंगे? सुरजीत कौर, बहुत अच्छे, डिमाच बोलेंगे मेरे बच्चों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आओ। कौन से धाम को दादा पोता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है? खरावड़ हनुमान मंदिर, किलोई शिव मंदिर, कुरुक्षेत्र का महादेव मंदिर, सिद्ध शिव शनि धाम? तो कौन सा वो धाम है जिसको दादा पोता मंदिर के नाम से मेरे बच्चों जाना जाता है? खरावड़ हनुमान मंदिर, किलोई शिव मंदिर, कुरुक्षेत्र का महादेव मंदिर, सिद्ध शिव शनि धाम? मेरे बच्चों ये जो दादा पोता मंदिर है ना, ये दादा पोता मंदिर है सिद्ध शिव शनि धाम मंदिर, जो कहाँ पर पड़ता है सर? पानीपत में पड़ता है। तो पानीपत के अंदर मेरे बच्चों इसे हम क्या बोलेंगे? सिद्ध शिव शनि धाम बोलेंगे, और इसे दादा पोता मंदिर के नाम से वहाँ के लोग पुकारते हैं। ठीक है, किलोई का शिव मंदिर, तो किलोई कहाँ है? रोहतक में है। कहाँ है? रोहतक के अंदर है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के भाग शामिल थे बच्चों? पुरु और पांचाल, कौशल और वज्जी, सूरसेन और अवंती, अशक और वत्स। तो जिन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के भाग शामिल थे वो दो महाजनपद थे, एक पुरु और एक पांचाल। ऑप्शन ए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मेरे बच्चों, हरियाणा विधानसभा के सबसे अधिक अवधि तक विधानसभा अध्यक्ष कौन रहे? राव वीरेंद्र सिंह, हरमोंदर सिंह चड्डा, अशोक कुमार अरोड़ा, कंवरपाल सिंह। ठीक है मेरे बच्चों, राव वीरेंद्र सिंह की हम बात करें तो राव वीरेंद्र सिंह तो 17 मार्च से लेके 23 मार्च तक रहे थे। ठीक है, तो ये तो सबसे कम अवधि वाले हमारे स्पीकर रहे हैं, सबसे कम अवधि वाले क्या रहे हैं मेरे बच्चों? सर स्पीकर रहे हैं, सबसे कम अवधि वाले। ठीक है, हरमोंदर सिंह चड्डा की बात करें तो हरमिंदर सिंह चड्डा मेरे प्यारे बच्चों सबसे ज़्यादा अवधि वाले स्पीकर रहे हैं और सबसे ज़्यादा बार भी यही स्पीकर बने हरियाणा के अंदर। हम बात करें तो ये कितनी बार स्पीकर रहे हरियाणा के अंदर? सर ये हरियाणा के 3 बार स्पीकर बने। कितनी बार? सर 3 टाइम। ठीक है, और टाइम ज़्यादा है तो अवधि भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है, कंवरपाल की बात करें तो इससे पहले वाली जो विधानसभा थी 13वीं विधानसभा, उस 13वीं विधानसभा के अंदर स्पीकर थे। वर्तमान में मैं आपसे पूछूं तो कौन सी विधानसभा चल रही है? सर 14वीं विधानसभा चल रही है। 14वीं विधानसभा के मेरे बच्चों स्पीकर कौन है? फिर आप सभी को पता होगा सर 14वीं विधानसभा के जो स्पीकर हैं वो पंचकुला से एमएलए हैं, नाम है ज्ञानचंद गुप्ता। कौन सा गुप्ता मेरे बच्चों? सर ज्ञानचंद गुप्ता। अब ज्ञानचंद गुप्ता कहाँ से एमएलए हैं? सर ज्ञानचंद गुप्ता हैं पंचकुला से एमएलए। मेरे बच्चों हम बात करें तो ज्ञानचंद गुप्ता स्पीकर कब से स्टार्ट हुआ इनका कार्यकाल? सर 4 नवंबर से, 4 नवंबर 2019, 4 नवंबर 2019 से मेरे प्यारे बच्चों इनका स्पीकर का कार्यकाल क्या हुआ? शुरू हुआ मेरे बच्चों। ठीक है, अब डिप्टी स्पीकर कौन है इसके? सर डिप्टी स्पीकर जो हैं वो हैं रणबीर गंगवा। डिप्टी स्पीकर मेरे बच्चों कौन है? सर रणबीर गंगवा। तो रणबीर गंगवा कहाँ से हैं? सर नलवा से एमएलए हैं। अब नलवा कहाँ है मेरे बच्चों? सर नलवा जो है वो हिसार जिले का विधानसभा क्षेत्र है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। रोहतक पानीपत कौन सा राजमार्ग है बताओ? रोहतक से लेके पानीपत जब आपको जाना हो तो ये सारे के सारे जो नेशनल हाईवे हैं मेरे बच्चों, ये सारे के सारे पुरानी संख्या यहाँ दी गई है, मैं नई संख्या छाप रहा हूँ। नेशनल हाईवे 1 को आज कहा जाता है हरियाणा में नेशनल हाईवे 44, नेशनल हाईवे 8 को कहा जाता है हरियाणा में नेशनल हाईवे 48। मेरे बच्चों नेशनल हाईवे 71A को कहा जाता है नेशनल हाईवे 709। मेरे बच्चों नेशनल हाईवे 10 को आज हरियाणा में कहा जाता है नेशनल हाईवे 9। ठीक है, अब मेरे को आंसर दे दीजिएगा। रोहतक से जब आप पानीपत जाओगे, रोहतक से जब मेरे बच्चों आप पानीपत जाओगे तो सर ये पहले नेशनल हाईवे 71A हुआ करता था, आज ये क्या है? 709 है। तो ऑप्शन सी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेशनल हाईवे 44 मेरे बच्चों आज जो शुरू होगा वो अम्बाड़ा से शुरू होगा और अम्बाड़ा से बच्चों ये कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल होते हुए होडल से एग्जिट कर जाएगा। ठीक है बच्चों, नेशनल हाईवे 48 जो है ये बच्चों आज के समय अपने हरियाणा में गुरुग्राम से शुरू होता है। गुरुग्राम से शुरू होके बच्चों ये रेवाड़ी होते हुए कहाँ निकल जाता है? अलवर। ठीक है, बावल होते हुए, तो बावल कहाँ पड़ता है? रेवाड़ी में पड़ता है। नेशनल हाईवे 709 पढ़ चुके हैं। नेशनल हाईवे 9 जो है मेरे बच्चों ये आता है सर बहादुरगढ़ से, बहादुरगढ़ में ये प्रवेश करेगा। वैसे तो ये पिथौरागढ़ जिले से आता है उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, बहादुरगढ़ से मेरे बच्चों ये कहाँ जाएगा? सर ये सिरसा होते हुए सिरसा के डबवाड़ी से एग्जिट करेगा और पंजाब के फाजिल्का निकल जाएगा। कहाँ निकल चल जाएगा? फाजिल्का। ठीक है, चलो आगे बढ़ो फिर।
चंडीगढ़ का प्रतीक चिन्ह क्या है? जब भी आप चंडीगढ़ में घुसते हो, आपको चंडीगढ़ के अंदर घुसते ही एक स्टील का खुला हाथ नजर आता है मेरे बच्चों, वो चंडीगढ़ की क्या करवाता है? पहचान करवाता है। ठीक है, तो शेर की आकृति, बंद मुट्ठी, स्वागत करती महिला या खुला हाथ। तो जो भी सुखना लेक पे गया होगा उसने जरूर सेल्फी ली होगी इस खुले हाथ के अंदर बैठ के। बच्चों वो खुला हाथ चंडीगढ़ का क्या है? सिंबल है, प्रतीक है। यदि हम बात करें इस खुले हाथ को डिजाइन किसने किया? सर इस खुले हाथ को जो डिजाइन किया था ना, वो ली कार्बूजियर ने किया था। किसने किया था मेरे बच्चों? सर वो ली कार्बूजियर ने किया था। और ये जो ली कार्बूजियर है मेरे बच्चों, ये फ्रांस का रहने वाला था। जन्म तो इसका स्विट्जरलैंड में हुआ था, लेकिन बच्चों 30 साल की उम्र में इसने फ्रांस की नागरिकता ले ली थी। ली कार्बूजियर ने इस हाथ को डिजाइन किया था 1964 के अंदर, 1964 के अंदर, 1964 में। तो आपको साल भी ध्यान रखना है, 1964। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन है, कार्तिक पूर्णिमा किस दृष्टि से सर्वोत्तम है? बताइएगा मेरे बच्चों। कार्तिक पूर्णिमा दान पुण्य की दृष्टि से, घर में सुख समृद्धि की दृष्टि से, या पुत्र कल्याण की दृष्टि से, या भाई बहन के अमर प्यार की दृष्टि से? मेरे बच्चों कार्तिक पूर्णिमा किस दृष्टि से सर्वोत्तम है? जल्दी से बताइएगा। रेखा फुगार, लड़कियों को बहुत पता तो होगा इन बातों का। ठीक है, बिल्कुल। मनीष जांगड़ा, रेनू बाला, शिल्पा यादव, अंकिता मोर, अंजलि, सुरजीत, सारी लड़कियां जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल जुड़ना भी चाहिए, क्योंकि कल इनकी परीक्षा है। ठीक है, कल नहीं तो परसों परीक्षा है, और परीक्षा में पास होना है तो सीधी सी बात है, हमें कमर कस के दिन रात एक करके बच्चों पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। इस पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं है, ये पढ़ाई बड़ी आसानी से आएगी यदि तुम डेली प्रैक्टिस करते जाओगे। और यदि तुम डेली नहीं पढ़ोगे इसे, यदि तुम इसे बीच में ब्रेक ले लेके पढ़ोगे, तो बच्चों ये पढ़ाई आपका कभी भी भला नहीं करेगी। ठीक है, बताइएगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। मैं आपको बता देता हूं कि जो कार्तिक पूर्णिमा का अवसर होता है ना, इस दिन मेरे प्यारे बच्चों देवता जो होते हैं वो अपनी दिवाली मनाते हैं। देवताओं की दिवाली कहा जाता है इसे। इस अवसर को क्या कहा जाता है सर? देवताओं की दिवाली कहा जाता है। और दिवाली के ऊपर हम क्या करते हैं? दिवाली के ऊपर हम पुण्य करते हैं, दान करते हैं। तो ऑप्शन जो ए होगा वो क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो फिर। हरियाणा में सर्वोत्तम साक्षरता दर वाले जिले बताइएगा घटते क्रम के अंदर। तो सबसे ज्यादा साक्षरता लिटरेसी रेट कौन से जिले की दर्ज की गई 2011 की जनगणना के आधार पे मेरे बच्चों? सर सबसे ज्यादा थी गुड़गांव की। अब ऑप्शन एक ही है जहां पर सबसे पहले गुड़गांव को रखा गया है, उसके बाद हम बाकी को पढ़ेंगे ही नहीं, आंसर दे देंगे ऑप्शन ए। क्या दे देंगे सर? ऑप्शन ए आंसर हम दे देंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। बाबर ने हिसार पर कब्जा कब किया था? बताइएगा बच्चों। 1426, 1526, 1626, 1726। मेरे बच्चों आप बाबर के बारे में जानते होंगे, है ना? बाबर का जो भारत विजय अभियान है वो दिसंबर 1525 को शुरू हुआ था। दिसंबर 1525 को बाबर प्यारे बच्चों अपनी सेना के साथ अपना सारा का सारा सामान घोड़ों के ऊपर लाद के भारत की तरफ निकल लिया था। ठीक है, और मेरे बच्चों 21 अप्रैल 1526 को 21 अप्रैल 1526 को बाबर ने पहला अटैक किया था इब्राहिम लोदी की सेना पर, और कुछ ही घंटों में इब्राहिम लोदी के प्रकच्छे उड़ा दिए थे। इसी को बोला जाता है पानीपत का पहला युद्ध। पानीपत का कौन सा युद्ध मेरे बच्चों? प्रथम युद्ध, है ना? तो 1526 ऑप्शन में है, तो आंसर होगा 1526। ठीक है मेरे बच्चों, बाबर का एक बेटा जिसका नाम था हुमायूं, बताया जाता है कि इस हुमायूं की जब 1526 की बात हो रही थी तो 18 साल उम्र थी, और 18 साल की उम्र में हुमायूं ने अपने जीवन का पहला युद्ध अपने हरियाणा की धरती पर किया था, और उस युद्ध को बोलते हैं हिसार का युद्ध। किसका युद्ध? हिसार का युद्ध। मेरे बच्चों ये हिसार का युद्ध जो है ये हुमायूं और हमीद खां के बीच लड़ा गया था। हुमायूं और हमीद खां के बीच लड़ा गया था।
और इसमें जीत किसकी हुई थी मेरे बच्चों, हुमायूं की हुई थी। यह युद्ध जो हुआ था ये फरवरी 1526 को हुआ था। पानीपत के युद्ध से पहले बाबर ने अपने बेटे को हिसार की तरफ प्यारे बच्चों भेज दिया था, क्योंकि बाबर को पता लग चुका था कि इब्राहिम लोदी का साथ देने के लिए हमीद खां सारंग खानी के नेतृत्व में सेना पानीपत के मैदान पर पहुंच जाएगी। तो बाबर ने सोचा इसको पहले ठिकाने लगाता हूं, ठीक है, तो इसको ठिकाने लगा दिया था मेरे बच्चों। बिल्कुल, बाबर ने तोपों का प्रयोग किया था इस युद्ध में, बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़ो। चंडीगढ़ का वास्तुकार किस देश का निवासी था? यहाँ पर नाम में मिस्टेक है, नाम आप सभी जानते हैं, ले कार्बूजियर था मेरे बच्चों, वो फ्रांस का था। अब इसी क्वेश्चन को यदि मैं थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन बनाना चाहता तो मैं आपसे पूछता कि ली कार्बूजियर का जन्म कौन से देश में हुआ? मेरे बच्चों जन्म जब पूछ लेगा तो क्या आंसर दोगे बताओ? जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं, रटना नहीं है, जन्म आपसे पूछ ले तो कहाँ का आंसर दोगे आप? सर जन्म पूछ लेगा तो वीएस बाकर सही बोल रहा है सर, स्विट्जरलैंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्विट्जरलैंड बोलेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छे, ठीक है। तो सारे बच्चे जो हैं वो फ्रांस बोल के आएंगे, क्यों? क्योंकि उनको यही नहीं पता कि ये फ्रांस में नहीं पैदा हुआ, ये स्विट्जरलैंड में पैदा हुआ था। इसने 30 साल की उम्र में वो तो नागरिकता ली थी किसकी? फ्रांस की। वहां से इसका संबंध है, वास्ता है, जन्म नहीं हुआ। चलो आगे बढ़ो। राज्य का कौन सा जिला खुम्बी, खुम्बी का मतलब मशरूम, खुम्बी या मशरूम के उत्पादन के लिए जाना जाता है मेरे बच्चों? कौन सा जिला? एक खुम्बी या मशरूम ही तो ऐसी खेती हम करते हैं जिसके उत्पादन के मामले में हरियाणा भारत के अंदर पहले स्थान पे आता है। तो मशरूम और खुम्बी के उत्पादन पर हरियाणा भारत में कौन से स्थान पे आता है सर? पहले स्थान पे आता है मेरे बच्चों। तो ये होता है सोनीपत के अंदर सबसे ज्यादा, और सोनीपत का एक गांव खुम्बी के लिए बड़ा प्रसिद्ध है, नाम है मेरे बच्चों उसका खूबड़ू गांव, खूबड़ू गांव, ठीक है। और इसी खूबड़ू गांव के अंदर मेरे बच्चों लगता है कौन सा मेला? बाबा सम्मक शाह का मेला। इसी खूबड़ू गांव के अंदर कौन सा मेला लगाओगे आप लोग पेपर में? सर बाबा सम्मक शाह का मेला लगाएंगे, और बाबा सम्मक शाह का मेला इसी खूबड़ू गांव में लगता है। चलो आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन है, राज्य में रेडियो स्टेशन कहाँ कहाँ स्थित हैं? राज्य में रेडियो स्टेशन कहाँ कहाँ स्थित हैं मेरे बच्चों? सर रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन को क्या बोलेंगे? रेडियो स्टेशन को बोलेंगे मेरे बच्चों आकाशवाणी। जो आकाश से वाणी सुनाए वही होगा आकाशवाणी, और आकाश से वाणी सुनाएंगे रेडियो। और अपने हरियाणा के अंदर आकाश से वाणी सुनाने वाले 3 स्टेशन हैं, जिसमें एक रोहतक के अंदर है मेरे प्यारे बच्चों, एक हिसार के अंदर और एक कुरुक्षेत्र के अंदर। रोहतक में सबसे पहले कब मेरे बच्चों? सर 8 मई 1976 को, 8 मई 1976 को मेरे बच्चों। दूसरे नंबर पे सर कुरुक्षेत्र के अंदर कब? सर 24 जून 1991 को बच्चों। तीसरा सर हिसार के अंदर कब? सर 26 जनवरी 1999 को, 26 जनवरी 1999 को, ठीक है। ये 3 आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ो, सुमेलित कीजिएगा, सुमेलित कर दो बच्चों। कालका का मेला चैत शुक्ल पक्ष अष्टमी, शिव चौदस का मेला शिवरात्रि के उपलक्ष्य पर, गोगा पीर का मेला भाद्रपद शुक्ल पक्ष नवमी। ऑप्शन डी है फूल डोर का मेला, जो अलावलपुर गांव के अंदर लगता है। ये कहाँ लगता है? हरियाणा के अंदर ये मेला अलावलपुर के अंदर प्रसिद्ध है मेरे बच्चों, फूल डोर का मेला, ठीक है, अलावलपुर। गोगा पीर का मेला कहाँ प्रसिद्ध है? गोगा पीर का मेला वैसे तो सभी जगह लगता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है खेड़ा गांव का, जो करनाल जिले के अंदर पड़ता है। कहाँ? करनाल के अंदर है। शिव चौदस का मेला तो हर जगह लगता है शिवरात्रि वाले दिन। कालका का मेला पंचकुला में है ना। तो यहाँ पर आपको एक तो गोगा पीर का पता होना चाहिए कि गोगा पीर जो आता है वो भादवे के महीने में आता है, और भादवा महीना बिल्कुल गोगा पीर के ठीक सामने दे रखा है ना। एक आपको शिव चौदस का पता होना चाहिए, तो शिव चौदस को प्यारे बच्चों शिवरात्रि होगी। क्या होगी? शिवरात्रि। तो ये 2 मेल खा जाते हैं। तो देखिएगा, बै का 2 सै का 3, बै का 2 सै का 3, ऑप्शन 2 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑप्शन 2 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। रेल कार्यशाला व कई अन्य उद्योगों हेतु प्रसिद्ध जगाधरी शहर हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है? ये भी कोई क्वेश्चन हुआ। चलो आंसर आ चुका, यमुनानगर। किस तिथि को हेमू दिल्ली का सम्राट बना? ये अच्छा क्वेश्चन है मेरे बच्चों, बताओ जल्दी से। हेमू, हेमू मेरे बच्चों,
हेमू का जन्म कहाँ हुआ? हेमू का जन्म सर 1501 के अंदर माछरी गांव में हुआ था। कौन से गांव में? माछरी गांव के अंदर। और ये माछरी गांव बच्चों कहाँ है सर? अलवर जिले का गांव है, अलवर जिले का गांव है। ठीक है मेरे बच्चों, ये जो हेमू था ये कौन सी जाति का था सर? ये डूसर जाति का था। कौन सी जाति का था सर? ये डूसर जाति से संबंध रखता था। तो हेमू की जाति भी मैंने बता दी आप लोगों को, डूसर। ठीक है, हेमू प्यारे बच्चों क्या था सर? नमक का व्यापारी था, नमक का व्यापारी था। मेरे बच्चों हेमू ने सबसे पहले कौन से शासकों के यहाँ नौकरी की थी सर? सूर शासकों के यहाँ नौकरी की थी, सूर शासकों के यहाँ नौकरी की थी। बच्चों कौन सा वो सूर शासक था जिसने हेमू को प्रधानमंत्री बनाया था सर? आदिल शाह। आदिल शाह ने मेरे बच्चों हेमू को क्या बनाया था? प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। ठीक है, राजा के बाद सबसे बड़ा पद कौन सा होता था? प्रधानमंत्री होता था। राजा का जो मंत्रालय होता था उस मंत्रालय के ऊपर कौन होता था? एक और मंत्री होता था, प्रधानमंत्री बोलेंगे। ठीक है बिल्कुल मेरे बच्चों, इस आदिल शाह के लिए हेमू ने पता है क्या किया था? 22 युद्ध लड़े थे और 22 के 22 युद्ध जीते थे मेरे बच्चों। आदिल शाह के सारे दुश्मनों का सफाया कर दिया था किसने? हेमू ने। और मेरे बच्चों हुमायूं की मृत्यु के बाद हेमू दिल्ली की गद्दी को भी हथिया लेता है और दिल्ली की गद्दी के अंदर जब ये बैठता है तो यहाँ पर अफगान कमांडरों के द्वारा इसका क्या किया जाता है मेरे बच्चों? इसका राज्याभिषेक किया जाता है। और दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठते ही सबसे पहले इसने अपने नाम के सिक्के चलवाए, साथ के साथ जो गाय का वध है उसको प्यारे बच्चों निषेध घोषित कर दिया था कि मेरे क्षेत्र के अंदर कोई भी गाय का वध नहीं करेगा और यदि करता पाया गया तो उसकी खैर नहीं है फिर। ठीक है बच्चों, ये काम किसने किया था? ये इसने किया था। अब दिल्ली की गद्दी के ऊपर ये बैठा कब था मेरे बच्चों? 7 अक्टूबर 1556 को, 7 अक्टूबर 1556 को बैठा था और 21 नवंबर 1556 को मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाता है? फिर युद्ध हो जाता है जिसे पानीपत का दूसरा युद्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पानीपत का दूसरा युद्ध बोलते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमू की गिरफ्तारी होती है शाह कुली खां के द्वारा। हेमू को गिरफ्तार कौन करता है? शाह कुली खां। और शाह कुली खां इसको गिरफ्तार करके ले जाता है कहां पर मेरे प्यारे बच्चों? जींद पानीपत रोड के ऊपर खेतों में बैठे हुए अकबर के पास। और अकबर ने यह वाक्य जब देखा कि शाह कुली खां ने उसके दुश्मन को गिरफ्तार कर लिया है तो अकबर ने बच्चों शाह कुली खां को इनाम के रूप में महेंद्रगढ़ दे दिया। क्या दे दिया? महेंद्रगढ़ दे दिया। और इसी महेंद्रगढ़ के नारनौल के अंदर बच्चों शाह कुली खां मरेगा और शाह कुली खां का क्या बनेगा सर? मकबरा बनेगा। क्या बनेगा? मकबरा बनेगा। ठीक है, तो शाह कुली खां जब भी हरियाणा की हिस्ट्री में आए समझ लेना बच्चों अकबर का एक क्या था? सैन्य अधिकारी था शाह कुली खां, है ना। अब शाह कुली खां ने तो गिरफ्तार किया था, इसकी जो प्यारे बच्चों सिर को अलग किया गया था धड़ से, वो बैरम खां ने किया था। बैरम खां ने इसकी हत्या की थी, गिरफ्तारी शाह कुली खां ने की थी। और जहां पर हेमू का प्यारे बच्चों सिर धड़ से अलग किया गया था वो गांव सैदापुर गांव है। कौन सा गांव है? सैदापुर गांव है। और ये सैदापुर गांव मेरे बच्चों पानीपत में है। और इसी सैदापुर गांव की जमीन के ऊपर जब हेमू का कत्ल हुआ था तो हेमू था हिंदू, और वो हिंदू जिसने प्यारे बच्चों अपने आप को विक्रमादित्य घोषित किया था, यहीं पर बनेगी हेमू की क्या? समाधि। तो हेमू की समाधि कहाँ है मेरे बच्चों? सर हेमू की समाधि है सैदापुर गांव पानीपत के अंदर। ठीक है, ये तमाम बातें आपको आनी चाहिए मेरे बच्चों। बिल्कुल 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 ठीक है। 5 नवंबर को, बिल्कुल मैंने 21 नवंबर बोल दिया होगा ना, हाँ 5 नवंबर 1556 ध्यान रखेंगे मेरे बच्चों। 21 नवंबर बाय मिस्टेक निकल गया होगा, 5 नवंबर 1556 ध्यान रखेंगे ना। ठीक है, क्योंकि सुबह से क्लास ले रहा हूं तो 1-2 शब्द ऊपर नीचे हो जाता है डेट। ठीक है, क्योंकि आंकड़े बहुत चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 नवंबर 1556 इसको ठीक कर लेना। चलो आगे बढ़ो। बिल्कुल हेमू की आंख में तीर लगा था और हेमू जिस हाथी के ऊपर बैठा हुआ था मेरे बच्चों वो हवाई हाथी था। हाथी का नाम क्या था? हवाई था। ठीक है, तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है 5 नवंबर 1556। आगे बढ़ो। फिर इजराइल के सहयोग से किस स्थान पर एकीकृत मधुमक्खी पालन केंद्र की स्थापना की गई? जगाधरी, गरोंडा, शाहबाद, गन्नौर। बताओ मेरे बच्चों, जल्दी से आंसर दीजिएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा?
हाँ बिल्कुल मेरे बच्चों, ये जो मधुमक्खी पालन केंद्र है ना, ये रामनगर के अंदर है। कहाँ है सर? जगह का नाम है रामनगर। ये रामनगर कहाँ पड़ता है सर? शाहाबाद में। शाहाबाद कहाँ पड़ता है सर? कुरुक्षेत्र में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों किसके सहयोग से? इजराइल के सहयोग से। इसे कौन सा प्रोजेक्ट बोलेंगे? इंडो इजराइल प्रोजेक्ट बोलेंगे। ठीक है, शाहाबाद प्यारे बच्चों प्रसिद्ध है। शाहाबाद का नाम पूरे भारत के अंदर प्रसिद्ध है। किसके लिए? हॉकी के खिलाड़ियों के लिए। इसे हॉकी का गढ़ कहा जाता है। वर्तमान में जो भारतीय महिला हॉकी टीम अभी बच्चों ओलंपिक खेल के आई टोक्यो के अंदर चौथे स्थान पे जो रही, उसकी जो कैप्टन है रानी रामपाल, वो शाहाबाद में पैदा हुई। मेरे बच्चों यहीं से आती हैं रितु रानी, जो भारतीय महिला हॉकी टीम की पहले कैप्टन रह चुकी हैं। यहीं से आते हैं हमारे राज्य खेल मंत्री संदीप सिंह, जिनका जन्म शाहाबाद में ही हुआ। शाहाबाद के अंदर एक शुगर मिल भी है। तो शाहाबाद शुगर मिल की स्थापना आपसे पूछे तो 1984-85 करेंगे। 84-85 के अंदर शाहाबाद शुगर मिल की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। चलो आगे। किस ग्रंथ के अनुसार प्रभाकर वर्धन की मृत्यु होने पर रानी यशोमती राजा की चिता में शवम को समर्पित कर सती हो गई थी? बताया जाता है मेरे प्यारे बच्चों कि प्रभाकर वर्धन की जब मृत्यु हो गई थी तो प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के साथ ही उनकी रानी यशोमती, जो हर्षवर्धन और राज्यवर्धन सेकंड की माता थी बच्चों, उसने भी अपने पति के साथ मरना उचित समझा था और वो भी साथ में सती हो गई थी। इस बात की पुष्टि हमें कहाँ से मिलती है? इस बात की पुष्टि हमें कहाँ से मिलती है? इस बात की पुष्टि मिलेगी जो हर्षवर्धन का दरबारी कवि होगा बाण भट्ट, उसके द्वारा लिखी गई पुस्तक हर्षचरित से। ऑप्शन बी क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा मेरे बच्चों, है ना। राजतरंगिणी किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है सर? कल्हण की राजतरंगिणी प्रसिद्ध पुस्तक है। ठीक है, हर्षचरित क्वेश्चन का क्या होगा मेरे बच्चों? करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ो। प्रसिद्ध पुस्तक पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी? पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र के ऊपर लिखी गई पुस्तक है और इस पुस्तक को लिखने वाले थे पृथ्वीराज चौहान के दोस्त और दरबारी कवि चंद बरदाई। ऑप्शन ए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा मेरे बच्चों। चंद बरदाई का जो जन्म हुआ था ना, वो हरियाणा के हिसार में हुआ था, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। ठीक है, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ो फिर। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। हथीनी कुंड चंडीगढ़, सूरज कुंड यमुनानगर, सुखना झील बच्चों गुड़गांव और दमदमा झील बच्चों फरीदाबाद, है ना। दमदमा गांव है, दमदमा जो गांव है मेरे बच्चों ये सोहना जिले का गांव है और सोहना जिले के गांव दमदमा के अंदर बना हुआ तालाब मेरे बच्चों गुड़गांव जिले का तालाब होगा। यही हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, 3000 एकड़ के अंदर ये फैली हुई है। ठीक है, अब आ जाओ सुखना। मेरे बच्चों ये जो सुखना झील है ये शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी के अंदर बनाई गई ले कार्बूजियर के द्वारा प्रसिद्ध झील है। बच्चों इस झील का जो निर्माण है वो कार्बूजियर के द्वारा 1958 में किया गया था, इस उद्देश्य से ताकि चंडीगढ़ के अंदर कभी भी बाढ़ का प्यारे बच्चों काम ना हो सके, बाढ़ का पानी चंडीगढ़ के अंदर ना घुस सके। और भी चंडीगढ़ के अंदर जब भी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होगी तो इस पानी को कहीं ना कहीं तो उतारा जाना चाहिए। तो बच्चों चंडीगढ़ के अंदर जब भी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होगी, चंडीगढ़ का पानी कहाँ उतार दिया जाएगा? इस सुखना झील में उतार दिया जाएगा। बड़े सिस्टमेटिक ढंग से चंडीगढ़ बसाया गया है। ठीक है, सूरज कुंड बच्चों, सूरज कुंड दिल्ली के साथ लगता फरीदाबाद का इलाका है जहां मेला भी लगता है। हथीनी कुंड बच्चों जिसे मछुआरों का स्वर्ग स्थान बोलते हो, यमुनानगर में स्थित है सर, यमुनानगर में स्थित है। ठीक है, अब इसको मिला लेना तुम। हथनी कुंड 2 पे गया है बच्चों, सूरज कुंड गया है 4 पे, है ना। तो ऑप्शन ए क्वेश्चन का क्या हो जाएगा फिर? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोलर सिटी किसे कहा जाता है बच्चों? इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन मुख्यालय गुरुग्राम में है बच्चों। कहाँ है? गुरुग्राम में। तो दुनिया के वो देश जो सौर ऊर्जा के ऊपर काम करते हैं उन्होंने अपने बैठने की एक जगह गुरुग्राम के गवाल पहाड़ी क्षेत्र में निर्धारित कर रखी है। तो गवाल पहाड़ी गुरुग्राम के अंदर ISA होने के कारण मेरे बच्चों इसे हम क्या बोल देंगे? सोलर सिटी बोल देंगे। तो चंडीगढ़ की सोलर सिटी किसे बोल दोगे सर? चंडीगढ़ की सोलर सिटी बोल देंगे पंचकुला को। चंडीगढ़ की सोलर सिटी मेरे बच्चों किसे बोल देंगे सर? चंडीगढ़ की जो सोलर सिटी है ना वो बोल देंगे पंचकुला को, आप पंचकुला को। ठीक है, चलेगा, फिर आगे बढ़ेंगे।
निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में हरियाणा का प्रथम स्थान है मेरे बच्चों, बताइएगा। स्कूटर, ट्रैक्टर, साइकिल, कार। बच्चों किसके उत्पादन में हरियाणा पहले नंबर पे आता है, बताओ जल्दी से क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा मेरे बच्चों ट्रैक्टर। अपने हरियाणा में दो ही बड़े उद्योग हैं, उद्योग तो बहुत हैं लेकिन बड़े उद्योग दो हैं, या तो मारुति का उद्योग है या ट्रैक्टर का उद्योग है। और अपना भारत जिसके उत्पादन में, जिसके निर्माण में सबसे पहले हरियाणा आता है भारत में, वो ट्रैक्टर होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। फरीदाबाद से चलकर बल्लभगढ़, पलवल, मथुरा, आगरा किस राष्ट्रीय राजमार्ग पे आते हैं। बच्चों यहाँ पर पुरानी नंबरिंग दी गई है, तो पुरानी नंबरिंग दी गई है तो जब भी हम पहले दिल्ली से कोलकाता जाते थे तो हमें मथुरा आगरा होके निकलना पड़ता था, और दिल्ली से मथुरा आगरा की तरफ जाओगे पहले फरीदाबाद आएगा, फिर मेरे बच्चों बल्लभगढ़ आएगा, फिर पलवल आएगा, फिर होडल आएगा। ये सारा का सारा रोड आपका नेशनल हाईवे 2 कहलाएगा। ऑप्शन बी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आज का सेशन होता है हमारा कंप्लीट। बाकी मिलेंगे फिर हम कल इसी समय इसी जगह आपके अपने YouTube चैनल JB क्लासेस पर। ठीक है, तो एक सेशन हमारा यहाँ होता है 8 से 9 तक। जब तक आपका कांस्टेबल का और ग्राम सचिव का पेपर नहीं हो जाता तब तक आपको मैं रिवीजन करवाता रहूँगा। और सबसे ज़्यादा हमारा फोकस रहेगा मेरे प्यारे बच्चों जो HSSC के प्रीवियस एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को एक बार बहुत अच्छे तरीके से हम तैयार कर लें तो 20 में से पूछे जाने वाले 16 से 17 क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से ठीक कर पाओगे। यदि आप HSSC के द्वारा आज से पहले जितने एग्जाम हुए हैं उनके क्वेश्चनों की बार बार रिवीजन कर लेंगे तो। ठीक है, बाकी जो 5-6 क्वेश्चन आते हैं नए क्वेश्चन, उनके लिए भी प्यारे बच्चों हम बीच बीच में जबरदस्त सेशन आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले हम फोकस करेंगे उन क्वेश्चंस के ऊपर जो क्वेश्चन पहले आ चुके हैं और दोबारा पेपर में आते हैं तो वहां से क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो थैंक यू, बाय बाय, गुड लक आप सभी को। और जो भी लड़कियां कल का पेपर दे के आने वाली हैं बिल्कुल एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपको एग्जाम में बैठना है। कोई भी नकारात्मक विचार आपके माइंड में नहीं आने चाहिए। और प्यारे बच्चों बिल्कुल भी सीरियस होके नहीं जाना, बिल्कुल मजे मजे में जाना। पेपर के बाद आप देख लेना कि कैसा हुआ है, अच्छा हुआ है तो खुशी कर लेना, और मैं तो बोलूंगा कि अच्छा ही होगा, क्योंकि आप लोगों ने यदि ईमानदारी से मेहनत कर रखी है तो पेपर हमेशा अच्छा ही होता है। थैंक यू।